सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सा एसिड्स ऑफ फ्लोरीन या हेलोजन, सॉरी ऑक्सा एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। इसमें हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे कम ऑक्सा एसिड्स बना रहा है, इट्स मेकिंग ओनली वन, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो है दैट इज +1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4। नाउ क्यों फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सा एसिड बनाता है? दैट इज बिकॉज फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। ये वाली भी जो एसिड ये बना रहा है दिस इज नॉट वेरी स्टेबल, इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। सो क्योंकि उसमें द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस, तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, रिपेल करेगा ना वो एक दूसरे को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वाली एसिड हमारी वीक होगी। सबसे ज्यादा एसिड्स आप देख रहे हो कि क्लोरीन बना रहा है, HClO भी बना रहा है, HClO2 भी बना रहा है, HClO3 भी बना रहा है और HClO4 भी बना रहा है, राइट। अब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि जब हम लोग एसिड्स की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो एसिड्स की है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। क्यों ऐसा होगा, लिखो इसमें एक चीज, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सा एसिड्स, acidic strength of oxa acids having same oxidation number, decreases with increase in size. Same oxidation number decreases with increase in size. ठीक है? जो HFO है ना उसमें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, तो डिफरेंस फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है ना। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड जो इनके बीच में बनेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, तो ये अनस्टेबल होगा। उसी चीज को वो देखो वहां पे भी प्रूव कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इन सबकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी इजीली वो H पॉजिटिव आयन देगा। हम बोल रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सा एसिड्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। तो इसमें HFO जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो मतलब H पॉजिटिव आसानी से दे रहा है, H पॉजिटिव आसानी से दे रहा है तो अनस्टेबल है। इसमें +1 को माइनस वन किसमें? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोल रहे हो आप? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -2 आ गए ना, पर इसमें जब फ्लोरीन को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करते हैं। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की +1 आएगी, ठीक है। इट इज नॉट ओनली सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं कर रहे, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था OF2 का, राइट। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +1 ली थी, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर यहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है, अभी जब हम आगे स्ट्रक्चर्स करेंगे तो बॉन्डिंग इसमें डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू OF2, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 आता है, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस किया कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सा एसिड्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, दिस इज बिकॉज the electronegativity decreases as chlorine is more electronegative than iodine, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, therefore tendency to withdraw electrons
therefore tendency to withdraw electrons from oxygen atom towards itself decreases. From chlorine to iodine. As a result, the tendency to pull the electrons from hydrogen decreases and the release of H positive becomes difficult. ठीक है, अब क्या इसका मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग HClO का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, HOCl, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगी। अगर इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसने इसके खींचा है, इसलिए बोलेगा कि मैं हाइड्रोजन से ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइड्रोजन से खींच लेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस ClO नेगेटिव। पर जब हम HOBr पे जा रहे हैं, जब हम HOBr पे जाएंगे, ब्रोमीन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ब्रोमीन कम खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी कम खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम हियर बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसलिए HClO is a stronger acid than HBRO and HBRO is a stronger acid than HI। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक ये है इस पे। सेकेंड जो इस पे पॉइंट हम देखेंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं द एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन जो है हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। तो इन दिस केस HClO2 is stronger than HClO, stronger than HClO3, stronger than, stronger की weaker, weaker। So सबसे strong क्या होगा, HClO4 is the strongest, ठीक है। अब HClO4 को हम बोल रहे हैं it is the strongest acid। कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Bronsted-Lowry concept। HClO is the strongest, HClO negative होगा वो, HClO negative is the strongest conjugate base। चलो अभी देखो, फिर अगर करेक्शंस करनी होगी तो इसमें कर लेना नोट्स में, ओके। सो HClO4 हम बोल रहे हैं दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और हम इसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। आपको अगर याद है +1 में ब्रॉन्स्टन-लॉरी क्या बोलता है कि एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कंजुगेट बेस एंड एवरी वीक एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, यही बोलता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो ClO4 नेगेटिव है दैट इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो डिसोसिएट होंगे इस तरह से, जैसे हम HClO4 कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये वीकेस्ट बेस है, अगर ये वीकेस्ट बेस है तो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सी होगी, HClO4, राइट। तो वी आर पुटिंग अनदर पॉइंट
कि ClO4 is the weakest base. हाँ, दोबारा से समझो, अभी मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है? Let me complete. ClO4 negative is the weakest base, whereas ClO negative जो है, that is the strongest base, right? अब according to Bronsted-Lowry concept, हम क्या बोल रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक वीक कंजुगेट बेस होता है, राइट? अब बेसिसिटी हम इसकी किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? स्ट्रक्चर्स देखते हैं सबके। सबसे पहले हम ClO का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? नेगेटिव। ClO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ClO2 के स्ट्रक्चर में क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है? फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं ClO3 का। एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके पास, राइट? ऑक्सीजन, ओके, नेगेटिव। और लास्ट ClO4 का स्ट्रक्चर देखो। ClO4 का स्ट्रक्चर नेगेटिव, राइट? अब क्या इसमें हो रहा है? जब हम यहां पे देख रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है कहीं पे भी डिस्पर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक ही ऑक्सीजन एटम है। जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर और डिस्पर्स हो गया इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन में डिस्पर्स हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे तीन ऑक्सीजन हैं, तो तीन ऑक्सीजन में डिस्पर्स हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो गई, राइट? और जब हम यहां पे जा रहे हैं तो चार ऑक्सीजन में डिस्पर्स हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। जब हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, वापस इस वाली रिएक्शन पे आओ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ClO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है? अब अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना इजीली, H पॉजिटिव इजीली रिलीज करेगी, तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज करेगी तो इट मींस इट इज द मोस्ट एसिडिक। तो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट उतनी इजीली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जितनी इजीली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी इजीली वो H पॉजिटिव रिलीज कर रही है, ओके? और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो फॉलो करती है क्या ऑर्डर? HClO4 सबसे ज्यादा, चलो HClO3, HClO2 and HClO. This is the trend of acidic strength of acids of oxygen and chlorine, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, सो हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स बिटवीन टू डिफरेंट हेलोजेंस, राइट? जैसे हमने कल किया था XX डैश, और जो साइज X का है दैट इज गोइंग टू बी लार्जर देन X डैश, ओके?
जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव as compared to halogens due to their polar nature. Right? जबकि हेलोजेंस अगर हम लोग लेते हैं, जैसे हम फ्लोरीन ले रहे हैं या हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। पर अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ले लें ऑफ द टाइप, सपोज ICl ले रहे हैं हम, तो ICl की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन, दे आर neutral interhalogen compounds. Neutral interhalogen compounds do not have any charge on them. ठीक है? They are neutral, so therefore they do not have any charge. Okay, there are many. For example, we have ClF3, we have PrF5. We have IF7. Okay. Second जो है, we have charged interhalogen compounds. Charged में भी जो positively charged होंगे, they are going to be cationic, और जो negatively charged होंगे, they are going to be anionic. Anionic and cationic. Now when we are talking of anionic, तो अगर हम एक रिएक्शन देखें I2 प्लस I नेगेटिव के बीच में, ये जो I नेगेटिव आ रहा है ये पोटेशियम आयोडाइड से आ रहा है, तो ये हमारे को देता है I3 नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी कैटायनिक, तो खैर बहुत ही सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनायनिक में और आप लिख लो ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, ये सारे के सारे एनायनिक है। और कैटायनिक में है हमारे पास ClF2 पॉजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद BrF2 पॉजिटिव, IF2 पॉजिटिव, these are a few of the cationic interhalogen compounds. Okay, then let's go on to the structure. कुछ के आपके इसमें structures हैं, आपके notes में भी बनाए हुए हैं, but still we will discuss the structures of a few interhalogen compounds. कौन से है? The first one, that is ClF3. This is the structure of ClF3. The hybridization in this case, hybridization is sp3d, shape T shape, two types of bonds are present. This is known as axial bond and this is known as equatorial bond. So axial bond length इसमें almost 90 degrees होती है, ठीक है, और जो equatorial bond angle, so we are saying कि axial bond angle
is almost equal to 90 degrees and equatorial bond angle that is equal to 120 degrees, right? कहीं पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन किसी बुक्स में दे रखी है, जैसे 90 की जगह 89.7, 89.8 बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसमें प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज BRF5. Hybridization in this case is going to be sp3d2. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, which is directed towards the axial position. Shape is स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब अगर BRF5 की जगह IF5 आ जाता है तो शेप सेम है, तो ये नहीं तुमने सोचना कि भी IF5 तो हमको कराया नहीं था मैम ने। अगर CLF3 की जगह हमारे पास IF3 आ जाता है तो शेप सेम है, ओके। सो आपने सिर्फ क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देना है आयोडीन के साथ, और यहाँ पे भी ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देना है आयोडीन के साथ। देन द नेक्स्ट वन इज, द थर्ड वन इज IF7. Hybridization in this case is sp3d3. अब इसमें आप देख रहे हो कि there are 2 axial bonds and 5 equatorial bonds. The axial bond angle is 90 degree and equatorial bond angle is 72. Is 72 degree. Shape is pentagonal bipyramidal. Shape is pentagonal bipyramidal. ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ICl2 नेगेटिव। Hybridization is sp3d. So iodine at the center, तीनों लोन पेयर्स डायरेक्ट होते हैं towards the equatorial position and chlorine at the axial position. नेगेटिव साइन आएगा इसके ऊपर, और शेप जो इसकी है, यू कैन सी इट इज लीनियर। शेप इज लीनियर, राइट। उसके बाद आता है ICl4। नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. Okay, so we have iodine in the center,
and the shape is square planar. Shape is square planar. ठीक है? So ये सिर्फ हाँ नेगेटिव होगा. Right? So with this we finish group 17.